कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में सेबी एनएससी कोलोकेशन कंट्रोवर्सी और सेट ने उसका ऑर्डर को चेंज कर दिया। ये क्या है, हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सुपरफिशियली मतलब सतही रूप से देखेंगे, पीएचडी करने नहीं घुसेंगे। उसका क्या कारण, तो इससे पहले जो मैंने यस बैंक 81 बॉन्ड स्कैम के बारे में वीडियो बनाया था, इधर मैं इन्फो कार्ड में उसको डाल दूंगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था क्यों हम स्कैम पे पीएचडी करने नहीं बैठते जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है तो यूपीएससी प्रीलिम में इसका कितना पूछते हैं। यूपीएससी प्रीलिम जनरल स्टडीज पेपर 1 100 एमसीक्यू होते हैं। उसके अंदर से इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अंदर शेयर मार्केट के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 0 से 3 आते हैं। आपको यकीन ना आ रहा हो तो ये ग्राफ है, इसमें मैंने सब क्लासीफाई किया। 2014 से लेके 22 तक आप देखो, 100 में से कितने शेयर मार्केट के क्वेश्चन आए यूपीएससी के अंदर प्रीलिम में, तो 0, 1, 2, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। यूजुअली थियरी टाइप का पूछते हैं, कुछ बार कुछ अतरंगी पूछते हैं, बट विद इन दैट बाउंड्री हमने इसको तैयार करना है, तो एकदम सुपरफिशियली हम इसको देखेंगे। दूसरी बात, क्योंकि आज 26 जनवरी है, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। और इसी अवसर पर अनअकैडमी लेकर आए 20% डिस्काउंट ऑफर, कि जहाँ पर ये अनअकैडमी का प्लस पैकेज, यानी कि यूपीएससी का सब प्रीलिम मेंस का कोचिंग टॉप एजुकेटर्स के साथ, उसके अलावा प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, नोट्स की एक्सेस, और उसके ऊपर आइकॉनिक एड ऑन की जहाँ पर आपको प्रिंटेड नोट्स मिले, वन ऑन वन मेंटरशिप मिले, ये सब। और इससे फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी सारे 400 से ज़्यादा लोग उन्होंने को यूपीएससी क्रैक करने में मदद मिली। डिस्काउंट कोड यूज़ करें आप noona.org। अब जो आज का टॉपिक है, इसमें हमको 4-5 मुद्दे समझने हैं। फाइनेंशियल मार्केट के प्रकार क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, एनएससी कोलोकेशन वाला स्कैम क्या हुआ, और इस सेबी ने क्या जजमेंट दिया, और फिर सेट ने क्या जजमेंट दिया, क्यों कंट्रोवर्सी। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ टॉपिक आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो मैं ये वीडियो में ही टाइम स्टैम्प डाल रहा हूँ, उस हिसाब से आपको जो नहीं पता उतने वाला आप जंप मार के सीधा देख लेना। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, लेट मी जूम इन। फाइनेंस का मतलब क्या है, वित्त। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, उसको एक्सपांड करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप फाइनेंस लाएंगे, और उसका जो बाजार होगा उसको क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। अब यहाँ पर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, तो आप जाएंगे मनी मार्केट में। मनी मार्केट के अंदर आप अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, सरकार होगी तो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कंपनी होगी तो अपने जो भी कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट्स, ऐसी सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। जो 1 साल से कम के लिए उनको पैसा चाहिए तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। दूसरा, अगर 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए तो आप जाएंगे कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। अब उसके अंदर भी फर्स्ट टाइम जब कोई शेयर या बॉन्ड इशू किया जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट में इशू किया गया। जैसे शेयर्स होते हैं तो उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, आईपीओ। तो आप ऐसा सोचो कि आप एक ब्रांड न्यू कार परचेज करने जा रहे हो, दैट इज प्राइमरी मार्केट। फिर किसी इन्वेस्टर ने वो गाड़ी खरीदी, कुछ साल बाद वो उसको बेचना चाहता है, तो रीसेल करना है, यूज्ड कार का रीसेल करोगे, उसे अब क्या कहोगे, सेकेंडरी मार्केट। तो ये हुआ सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर इन्वेस्टर जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट से कुछ शेयर बॉन्ड खरीद के बैठे हैं, वो उसको वापस किसी और इन्वेस्टर को बेचेंगे, अपना पैसा अनलॉक करेंगे, उससे उनको कुछ और काम करना है, कहीं और इन्वेस्ट करना है, दे विल यूज इट। सो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी हो सकता है कि डिपेंड करता है कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं। बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो डेट मार्केट है, शेयर्स या इक्विटी तो शेयर मार्केट। अब ऐसे जो शेयर्स का बाइंग सेलिंग हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में, तो वो जो बाजार है उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी शेयर्स खरीद के रखे हैं, वो किसी और को बेचना चाहते हैं, अपना पैसा अनलॉक करना चाहते हैं, ऐसा वो बाजार है। जैसे फेमस हम नाम ले तो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एनएसई के अंदर कोई एक सीईओ थी चित्रा, उसने कुछ स्कैम किया, इसलिए पूरी चीज़ कंट्रोवर्सी में। तो हमने सबसे पहला देखा टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज वो क्या चीज़ है। तो स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको थोड़ा तो बताया, अभी और समझते हैं काम कैसे करता है। अगर आप अमेजोन पे जाओ कि ये पेन ड्राइव खरीदनी है, तो यानी यू आर अ बायर, और आप सेल, सामने कुछ लोग सेल कर रहे होंगे उसको, जैसे एस एन जी क्राफ्ट उसको 299 में सेल कर रहा है, M&M इंटरनेशनल उसको 350 में सेल कर रहा है। तो मतलब जैसे सब्जी बाजार में अलग अलग व्यापारी अपनी सब्जियां बेचते हैं, इसी तरह अमेजोन क्या एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर ये सारे सेलर चीज़ों को बेच रहे हैं और सामने आप खरीदने आए। इसमें ये अमेजोन और जेफ बेजोस का क्या फ़ायदा है, वो ये मार्केट प्लेस चला रहा है, बायर और सेलर को कनेक्ट कर रहा है, तो बीच में उसकी फ़ीस होती है जो वो सेलर को पैसा देने से पहले उसमें से ले लेगा। तो आप मान लीजिए पेन ड्राइव खरीद रहे हैं 300 रुपये में,
हो सकता है सेलर को 290 मिले, क्योंकि अमेज़ॉन 10 रुपये खुद ले लेगा कि मेरी फीस है, मैंने तुमको सर्वर और ये सारी फैसिलिटी जो दी। सिमिलरली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या करते हैं, ये शेयर्स के बायर और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। उसके वास्ते उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जैसे ये देखो यहाँ पर HDFC बैंक का शेयर बिक रहा है। अब यहाँ पर देखो बायर्स ने दाव लगाए, एक बायर ने ऐसा लिखा होगा कि मुझे एक शेयर खरीदना है, माफ़ कीजिए 6 शेयर्स खरीदने हैं और 1230 रुपये और 95 पैसे में दूंगा। फिर 4 लोग ऐसे थे जिनको इतने सारे शेयर खरीदने थे और उन्होंने 1231 का भाव लगाया। सो दे आर वेटिंग टू बाय एट दिस प्राइस। और सामने कुछ सेलर्स होंगे जिनके पास ऑलरेडी HDFC बैंक के शेयर है, तो उन्होंने सेल का सब ऑर्डर रखा है कि मैं 4 शेयर बेचना चाहता हूँ और मेरा सेलिंग प्राइस है 1231 रुपये और 25 पैसे। तो देखिए बाइंग और सेलिंग के प्राइस अभी मैच नहीं, जब मैच होंगे तो इसका और उसका कनेक्शन हो जाएगा और वो अपना शेयर्स बेच देंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज इसमें फैसिलिटेट करता है, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उनको ऐसे सब ट्रांजैक्शन में उनकी थोड़ी थोड़ी फीस होती है। सो लाइक दैट दे डू बिजनेस। तो अमेजोन जैसा ही यहाँ पर भी खेल हो रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उसका एक जनरल अंदाज़ा हमको कैसे मिले, तो उसके लिए ये लोग अपने सूचकांक यानी इंडेक्स निकालते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, NSE का निफ्टी है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको वर्ड्स बताया कि हाँ ऐसे उनके इंडिकेटर होते हैं, उसको देख के, वो ग्राफ देख के आपको पता चले अच्छा शेयर्स के बाय जनरल रूप से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो हमने टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज देखा। अभी मुद्दे पे आते हैं कि आल्गो ट्रेडिंग क्या है। आल्गो ट्रेडिंग क्या है? सोनी प्ले स्टेशन 5 ये वीडियो गेम खेलने का गेमिंग कंसोल है, मशीन है। आपकी इच्छा होगी मैं खरीदता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन आपके हाथ में नहीं आएगा। ये देखो इधर सोल्ड आउट। खासकर कोरोना में ऐसी क्राइसिस थी कि इसका सप्लाई नहीं था, और जैसे ही अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं पे बिकने आता तो 1-2 सेकंड में लोग खरीद के भाग जाते। और फिर आपको असल में खरीदना होता तो ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया उसको आप फिर 55,000 60,000 रुपये देके उस चीज़ को खरीदते। इस चीज़ को कहा जाता है PS5 के स्काल्पर्स। अब प्रश्न ये होता है कि अगर कोई ऐसा आदमी एक आधी सेकंड में खरीद के सारा स्टॉक खत्म कर देता है और मेरे आपके हाथ में कुछ आता नहीं, तो उसके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आया? तो असल में ऐसे जो स्काल्पर्स होते हैं वो कोई बॉट या स्क्रिप्ट यूज़ करके वो पूरा दिन वेबसाइट को स्कैन करते रहता है कि सोनी का ये आया कि नहीं। जैसे ही यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर देगा। उसका ये है ना, देखो कि रिफ्रेश टाइम इतने मिली सेकंड में वो चेक करेगा और ऑटो चेकआउट मतलब प्लेस कर देगा ऑर्डर वगैरह। तो ये जो चीज़ हो रहा है एल्गोरिथमिक स्क्रिप्ट्स के जरिए वो चीज़ों को खरीद रहा है, और जो जेन्युइन बायर है उसके हाथ में चीज़ आएगी नहीं, और फिर हमको इनसे मोटे भाव में वो चीज़ खरीदनी पड़ी। चलिए एक बात हुई, आल्गो ट्रेडर क्या है? मैंने आपको बताया शेयर मार्केट के अंदर वो आप अलग अलग ग्राफ देखते हैं और फिर उस हिसाब से अच्छा ये कंपनी के शेयर का भाव गिर रहा है खरीद लो, चल रहा है बेच दो, जो भी। तो एक तो काम हो सकता है कि आप मैन्युअली वो चीज़ को स्कैन करो पूरा दिन और फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करो। और दूसरे होते हैं आल्गो ट्रेडर, वो क्या करेंगे, उन्होंने कंप्यूटर स्क्रिप्ट बना दी होगी कि वो पूरा दिन इस ग्राफ को स्कैन करते रहेगा, उसकी कंप्यूटर स्क्रिप्ट कि अगर प्राइस 200 से नीचे हो तो खरीद लो, वरना स्कैनिंग चालू रखो, और अगर खरीद लिया उसके बाद अगर प्राइस 210 या उससे ऊपर हो जाए तो इसको बेच दो, वरना होल्ड पे रखो। तो ये तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली ऐसे सैकड़ों कंपनियों का स्कैन करके बाइंग सेलिंग करते रहेगा। तो जो नॉर्मल ट्रेडर होगा वो तो हाउस आंख से देखेगा ग्राफ और फिर माउस से क्लिक करेगा, लेकिन उसके हाथ में कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर अच्छे प्राइस पे आए उससे पहले ही वो उड़ गया होगा। सिमिलर टू दिस, ऑफकोर्स ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ उससे ज़्यादा रिफाइंड है, पर मैंने आपको बताया हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, हम PhD करने नहीं बैठ रहे। तो मैंने आपको बताया आल्गो ट्रेडिंग क्या है, और उसमें कुछ लोगों को हो सकता है अनड्यू एडवांटेज थोड़ा मिलता हो। अब उसके अंदर ये NSE का कोलोकेशन स्कीम क्या है? ये NSE का मुंबई हेडक्वार्टर, जहाँ पर मतलब उसका मेन सर्वर होगा जहाँ पर ये बाइंग सेलिंग के सारे ऑर्डर पूरी दुनिया में एग्जीक्यूट होते होंगे। अब मान लीजिए कोई एक आल्गो ट्रेडर है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम से ऑटोमेटिक कर रहा है, और उसने ये मुंबई के NSE ऑफिस के 100 मीटर के भीतर ही अपना सब ऑफिस और सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम लगा के रखा है। तो मतलब हम कहें को लोकेटेड विद इन द ऑफिस या नियर द ऑफिस, तो उसको तो ये जितना भी सर्वर का डेटा है विद इन 0.001 सेकंड में मिल जाता होगा, और उस हिसाब से उसका सब कंप्यूटर स्क्रिप्ट है वो स्कैन करके सब ले लेता हो और सीधा ऑर्डर एग्जीक्यूट करे। उसके मुकाबले मान लीजिए कोई दूसरा नॉर्मल इन्वेस्टर जो सपोज सिक्किम में बैठा है, तो उसको तो ये डेटा धीरे धीरे पहुंचेगा,
अब धीरे धीरे पहुंचेगा, तब तक तो 0.05 सेकंड हो गए। तो वो तो नज़र से देखेगा, माउस क्लिक करेगा उसने में तो चीज़ हाथ से चली जाएगी। तो ये अनड्यू एडवांटेज आल्गो ट्रेडर को मिल जाए अगर वो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऑफिस के अंदर या बहुत करीब में अपना सब सेटअप कर ले। उस चीज़ को हम कहते हैं कोलोकेशन। अब ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है मैंने आपको आगे बताया। उसकी बॉस थी चित्रा रामाकृष्णा। उस पर यह आरोप है कि उसने कुछ आल्गो ट्रेडर से रिश्वत लेके उनको अपनी ये एनएससी ऑफिस के बहुत करीब सीधे ब्लैक फाइबर कनेक्शन दे दी, मतलब वाईफाई या ऐसा भी नहीं, सीधा ही वायर ही उसको दे दिया तार की मेन सर्वर में से और मौज करो। सो दैट इज द स्कैम, एनएससी कोलोकेशन स्कैम। अब स्वाभाविक है सेबी ने इस पर ऐतराज जताया कि हमसे परमिशन नहीं ली और ये सब गलत हो रहा है। ये जो चित्रा है उसने एक्सक्यूज़ क्या दिया कि वो तो मुझे एक स्वामी जी बताते थे, उस हिसाब से मैं सारे डिसीजन लेती थी। बाद में सब सीबीआई और जो भी इंक्वायरी तो पता चला स्वामी जी कोई नहीं थे, उसका ही कलीग था, वो उसका यार था और दोनों मिलके सब खेल कर रहे थे। खैर इस पर तो आरोप इस पर क्या है, ये बड़े आल्गो ट्रेडर से इसने रिश्वत ली है और उनके जो भी सर्वर अपने ऑफिस के नज़दीक लगवाए, कोलोकेट की। इस पर सेबी ने उस पर सख्त जुर्माना लगाया 600 करोड़ और उस पर ब्याज, मतलब 1000 करोड़ के आसपास पेनल्टी एनएससी पे लगाई गई। इसको बोला 5 साल तक तुम अब शेयर मार्केट में खेल नहीं सकती वगैरह। स्वाभाविक है ये चित्रा और उसके साथी सेबी के ऊपर अपील में जाना हो तो सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल ऐसी संस्था है सेट, तो ये लोग सेट में गए कि हमको थोड़ी रिलीफ दो। तो अब हम आखिरी मुद्दे पे आते हैं कि सेबी और सेट का क्या अब झगड़ा चला। तो देखिए जो सेबी है उसने चित्रा और उसके ये जो पेनल्टी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उस पर 600 करोड़ की पेनल्टी, उस पर ब्याज करीब 1000 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना है। तो सेठ ने बोला नहीं वो जुर्माना कम कर दो, सिर्फ 100 करोड़ ही रखते हैं और वो 100 करोड़ की रकम एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड आईपीएफ में आप डाल दो। आप मतलब कौन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज संस्था। दूसरा ये सेबी ने चित्रा पर 5 साल का बैन लगाया था कि 5 साल तक तुम ये सब शेयर मार्केट और चीज़ों से तुम एसोसिएट नहीं कर सकते। तो उसका जो बैन पीरियड है वो भी सेट ने कम कर दिया कि इसने ऑलरेडी जितने दिन बैन थी उसी को बोलो और अब ये माफ़ है। सेट का आरोप ये है, नाराज़गी ये है कि इसमें गलती सेबी की भी है कि उसने सेबी ने खुद से बराबर जांच नहीं की। उन्होंने पहले एनएससी को बोला कि तुम चेक करो और तुम हमको बताओ और फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिए, तो आपको पहले से खुद भी ठीक करना था वगैरह। अब स्वाभाविक है सेबी को मज़ा नहीं आएगा कि सेट ने मेरे ऑर्डर को, मेरी सजाओं को कम करवा दिया। तो सेबी ने अब डिसाइड किया है कि हम लोग सेट के इस निर्णय के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो वहाँ पर ये मामला पूरा होता है। अब उसके आगे क्या बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री होगी तो वो जब आएगी तो देखेंगे। जो वर्ड एसोसिएशन करने हुए एमसीक्यू के लिए उतना हमने जान लिया काफ़ी है। बाकी मैंने आपको बताया रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर पर